मित्रों, आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहा हूँ वह है, उस पुस्तक का नाम है भोरम देव मंदिर प्रदर्शिका। भोरम देव मंदिर प्रदर्शिका। इसके लेखक हैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार चंद्रौल और यह पुस्तक 1984 में संचालनालय पुरातत्व एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित हुई थी। वर्तमान में जहाँ तक मेरी जानकारी है, यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है मार्केट में, और इसे भी हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विभाग के द्वारा अथवा छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा इसको पुनर्प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी किताबों का अपना ऐतिहासिक महत्व होता है। डॉक्टर चंद्रौल की यह पुस्तक देखा जाए तो मेरी जानकारी में भोरम देव के बारे में हिंदी में पहली पुस्तक है, यदि आलेखों को छोड़ दें तो, क्योंकि भोरम देव का जो कार्य है, डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम का जो कार्य है 1881-82 में वो जब आए थे सर्वे के दौरान, तब वो तो अंग्रेजी में उनका कार्य प्रकाशित हुआ था और वो उपलब्ध है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। लेकिन हिंदी में डॉक्टर चंद्रौल की पुस्तक के पहले छिटपुट लेख के अलावा कोई मुकम्मल पुस्तक नहीं दिखाई पड़ती। इनके बाद 80 के दशक में ही फिर लास्ट में 89-90 में डॉक्टर सीताराम शर्मा की पुस्तक आती है भोरम देव, जो उनके शोध ग्रंथ भोरम देव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कौशल की कला का संक्षिप्त रूप। तो डॉक्टर सीताराम शर्मा की PhD थीसिस है, वास्तविक में वो बहुत विस्तृत में है और बहुत डिटेल अध्ययन है उसमें। उस दृष्टि से देखें तो डॉक्टर चंद्रौल की यह पुस्तक अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। फिर भी चूँकि ये हिंदी में कहना चाहिए उस दौर में पहली किताब है, तो इसका अपना महत्व है। और संक्षिप्त में इन्होंने नाम से जैसे भोरम देव मंदिर प्रदर्शिका, तो इन्होंने चूँकि भोरम देव को ही केंद्रित किया है, आसपास के अन्य पुरातात्विक स्थलों को इन्होंने केंद्रित नहीं किया, तो भोरम देव के बारे में इनमें एक पाठक को, जिज्ञासु को, शोधार्थियों को भी पर्याप्त जानकारी मिल ही जाती है। इस पुस्तक का यदि हम देखें विभाजन, तो भूमिका है, फिर पहले जो है परंपरा होती है छत्तीसगढ़ के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी है, उसके संदर्भ में फिर भोरम देव की क्या स्थिति है वो है, फिर उसकी स्थिति एवं ठहरने की भूमिका है, निर्माण काल पर भी इन्होंने थोड़ा विचार किया है, फिर मंदिर के जो स्थापत्य है तो उनके यहाँ गर्भ मंडप, गर्भगृह, मंडप की छत, मंदिर का शिखर, बाह्य अलंकरण, यानी भोरम देव के मुख्य मंदिर की पूरी स्थिति है। उसके बाद ईंट निर्मित शिव मंदिर, जो भोरम देव मंदिर के मुख्य मंदिर जिसको हम कहते हैं, उसके उत्तर में एक ईंट निर्मित शिव मंदिर है, उनके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। और आगे इन्होंने इसमें है कला के क्षेत्र में भोरम देव का योगदान, इस पर थोड़ी सी चर्चा है। फिर परिशिष्ट के रूप में पहला है भोरम देव मंदिर में संग्रहित प्रतिमाओं की सूची। ये महत्वपूर्ण काम है कि इन्होंने प्रतिमाओं उस समय जो प्रांगण में बिखरे पड़े थे, उन्होंने उनकी पूरी एक सूची तैयार की है। आज तो वो मूर्तियाँ, क्योंकि भोरम देव कैंपस में ही संग्रहालय बना दिया गया है, वहाँ तक दिया गया है, तो लेकिन उस समय जो प्रांगण में बिखरे थे उनकी उन्होंने सूची बनाई थी। फिर परिशिष्ट 2 में भोरम देव मंदिर के निकटवर्ती स्मारक करके उन्होंने मड़वा महल और छेदकी महल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी है, उनके स्थापत्य के बारे में, इतिहास के बारे में। फिर परिशिष्ट 3 में प्राचीन गढ़ी एवं मंदिरों के ध्वंसावशेष, भोरम देव के आसपास जो प्राचीन गढ़ी के बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ की इन्होंने प्रारंभिक इतिहास, जो कलचुरी काल, उन सब के बारे में बताया है। फिर भोरम देव की क्या स्थिति थे, समानता मानते हैं, और ऐसा साक्ष्यों से पता भी चलता है कि भोरम देव के जो फड़ी नागवंशी थे वो रतनपुर के कलचुरियों के अधीन रहते थे, क्योंकि
एक तो प्रारंभिक शिलालेखों में कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है, जैसे गोपाल देव का संवत 840 का जो अभिलेख है वो कलचुरी संवत है। ऐसे और यशोराज का जो अभिलेख मिला है सहसपुर लोहारा से, वो भी कलचुरी संवत है। और बोरिया पचराही से जो अभिलेख ये मिले हैं उनमें भी कुछ में कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ। और बाद में हम जो मड़वा महल अभिलेख देखते हैं उससे तो स्पष्ट है कि रामचंद्र देव का विवाह कलचुरी कन्या अंबिका देवी से हुआ था, तो कलचुरी के अधीन थे। कभी बराबरी का भी रहा होगा ये भी पता चलता है, या समानता अधीनस्थ रहे होंगे ऐसा मान सकते हैं हम। फिर उन्होंने निर्माण काल के बारे में चर्चा की। देखिए कनिंघम जी ने अपने सर्वे में भोरम देव मंदिर को कहा था कि ये मूलतः विष्णु मंदिर रहा होगा, और जब इस क्षेत्र में गौड़ शासकों का अधिपत्य हुआ होगा तो वो मूर्ति को जो विष्णु मंदिर को गर्भगृह से हटा दिया गया होगा, वहाँ शिव का मूर्ति रख दी गई होगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये मत बाद के इतिहासकारों ने समानता स्वीकार नहीं किया। चंद्रौल जी ने भी अपनी किताब 84 में जिनकी किताब, उसमें भी इस बात का खंडन किया कि ये जो भोरम देव क्षेत्र है गौड़ अधिपत्य के शासकों में के अधीनस्थ या उनके प्रभाव में गौड़ राजा संग्राम शाह के समय जो गढ़मंडला के शासक के थे 16वीं शताब्दी में आया। और उसी दौरान के देखिए वहाँ सती स्तंभ अधिक मिलते हैं, 15वीं-16वीं शताब्दी थे उस समय जरूर कोई व्यापक परिवर्तन हुआ है, युद्ध हुआ है ऐसा लगता है। और वो जो सती स्तंभ है उसमें विक्रम संवत का प्रयोग हुआ है, तो इससे एक निर्णायक या विभाजक रेखा पता चलता है कि उससे पहले कलचुरी संवत और यहाँ पर विक्रम संवत। इससे यह पता चलता है कि इस समय बदलाव आया, संभवतः गढ़मंडला के शासकों से हो सकता है युद्ध हुआ हो या जो भी हो, और उस समय की ये सती स्तंभ अधिक हैं हो और संभवतः उसी समय ये गौड़ शासकों के अधिपत्य में आया, तो इस हिसाब से इस समय कलचुरियों फड़ी नागवंशियों का पतन हो गया होगा ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके 15वीं-16वीं शताब्दी के बाद के हमको फड़ी नागवंशी राजाओं के बारे में कोई जानकारी मिलती भी नहीं। तो ये इन्होंने खंडन किया कि भाई ये विष्णु मंदिर नहीं शिव मंदिर था। इन्होंने ये भी बताया कि चंद्रौल जी ने कि गर्भगृह के द्वार शाखाओं में जो शिव परिवार के मूर्तियाँ हैं उससे भी पता चलता है। फिर हम कह सकते हैं कि अंदर में जलहरी है, उत्तर की तरफ प्रणाली है, जल निकासी का गर्भगृह से अंधार है, गहराई लिए हुए अंधेरा है, तो जो शिव मंदिरों में होते हैं उसी के हिसाब से है। और बाह्य भित्तियों में तो सभी वैष्णव मूर्तियाँ हैं, शैव है, शाक्त है, तो विष्णु मूर्ति पर्याप्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसी की उपलब्धता को एकमात्र हम कारण ऐसा नहीं मान सकते। इसलिए चंद्रौल जी ने भी इस बात का खंडन किया और मना किया शिव मंदिर ही था। उसके बाद आगे पूरा मंदिर का स्थापत्य का चित्रण करते हैं जो इनके बारे में हम लगभग जानते हैं। अर्धमंडप, मंडप, गर्भगृह। इस मंडप में जो योगी की मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण की जो प्रतिमा रखी है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। योगी की मूर्ति में जानते हैं जो संवत 840 का अभिलेख वाला मूर्ति है। फिर उन्होंने गर्भगृह का वर्णन किया। गर्भगृह में जो पंचमुखी नाग की प्रतिमा ये भी है, नृत्य गणपति की अष्टभुजी प्रतिमा ये भी है, ध्यान मग्न योगी की पद्मासन में बैठी हुई प्रतिमा, बैठी उपासक दंपति की प्रतिमा, ये सभी अभी भी गर्भगृह में है। के बाद इन्होंने मंडप की छत, शिखर सभी का इन्होंने जिक्र किया है। इस बात का भी इन्होंने जिक्र किया है कि जो दक्षिणी दिवार संवत 1608 या 1551 का जो अभिलेख है जिसमें कलश को मांडव के पति ने तोड़ा और रतनपुर के बाहुराय ने लोग, इस बात का भी इन्होंने जिक्र किया। मांडवपति का दो मांडवपति एक नाम ना होकर हमको बाकी अन्य लोगों ने भी विचार किया है कि वो मांडव का पति यानी मांडव क्षेत्र का कोई राजा रहा होगा, उसने तोड़ा और रतनपुर के बाहुराय ने उसे ले गया। तो हो सकता है वो मांडव का जो शासक था उन्होंने बाहुराय का सहयोग किया। ये देखना पड़ेगा कि बाहुराय नामक शासक भी का रतनपुर के इतिहास में जिक्र नहीं होता था। बाहुराय कौन है, क्या है थे, इनके बारे में भी शोध अपेक्षित है और शायद आगे कुछ के बारे में जानकारियाँ मिलें। के बाद उन्होंने फिर बाह्य अलंकरण है जो
ये मिथुन मूर्तियाँ और अन्य शैव वैष्णव शाक्त सभी मूर्ति उनके बारे में जिक्र है। फिर बाद में उन्होंने ईंट निर्मित शिव मंदिर जो है भौरम देव मुख्य मंदिर के जस्ट उत्तर में है, उनके बारे में जानकारी दी है। और इसके बाद उन्होंने जो मंदिर प्रांगण में और आसपास जो महत्वपूर्ण कुछ मूर्तियाँ जो इनको लगी उनके बारे में, जैसे उमा महेश्वर, काल भैरव की प्रतिमा, द्विभुजी सूर्य प्रतिमा, शिव की दशमुखी गतांगत मूर्ति, इन सब के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। फिर इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण कला के क्षेत्र में भौरम देव मंदिर का योगदान। देखिए कला तो एक पूरी भारतीय संदर्भ में मूर्तिकला स्थापत्य कला का अपना महत्व है, और उसकी जो विशेषताएं हैं अखिल भारतीय स्तर की। फिर अपना दक्षिण कौशल के रतनपुर क्षेत्र की अपनी क्षेत्रीय विशेषता कह सकते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत अपनी और क्षेत्रीय भौरम देव क्षेत्र की क्या विशेषता हो सकती है, इनके बारे में भी चंद्रोल सर ने विचार किया है। जैसे कुछ पॉइंट में पढ़ दूँ, जैसे पता चलेगा कि देखिए इस केंद्र के शिल्पियों ने लाल बलुआ पत्थर एवं भूरे पत्थर की मूर्ति निर्माण में अधिकाधिक प्रयोग किया है। प्राप्त हो जाने पर यदा कदा काले पत्थर का भी उपयोग किया। देखिए एक द्वार चौखट की जो आप मूर्तियां देखेंगे या राजाओं की जो महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं वो सामान्यतः काले पत्थर में बने, क्योंकि वो काले पत्थर जो बहुत चमक लिए हुए होता है और मजबूत होता है। प्राप्त सामान्यतः छत्तीसगढ़ अंचल की कलचूरी कालीन प्रतिमाओं के ओष्ठ लंबे एवं पतले होते हैं, मुखाकृति कुछ लंबी रहती है। कलचूरी कालीन इस क्षेत्र की युगल प्रतिमाओं में भीतर की ओर संभवतः स्थानाभाव के कारण एक तरफ के गाल एवं कान आदि अपेक्षाकृत छोटे एवं कम उभार वाले बनाए जाते थे, किंतु भौरम देव मंदिर की प्रतिमाओं के अवलोकन से ऐसा ज्ञात होता है कि यहाँ सोमवंशी शासकों की कला परंपरा का एक सीमा तक अनुकरण किया गया है। जिस तरह सिरपुर एवं मल्लार की प्रतिमाओं में ओष्ठ कम लंबे हैं और मुखमंडल गोलाई लिए हुए गड़े हुए हैं, उसी तरह यहाँ की प्रतिमाओं में मुख गोल एवं गोलाई लिए हुए अंडाकार है। भौरम देव की मूर्तियों का साम्य है अंडाकार। तो भौरम देव की मूर्तियों में आप देखें तो वाकई में जो मुख आकृति है वो गोल है, अंडाकार है, और कुछ जो सती स्तंभ हैं योद्धाओं की मूर्ति, उसमें इस क्षेत्र के निवासियों का सा भी प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है, जो स्वाभाविक है। बहुत से स्थानीय कलाकार होते हैं, इनके मुखमंडल पर विषाद या दुख के भाव दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु संतोष, आह्लाद एवं मुग्धता के भाव झलकते हैं। देखिए मंदिरों का निर्माण एक धार्मिक महत्व की दृष्टि से किया भी जाता था, इसलिए आप मिथुन मूर्तियों में देखेंगे तो वो चेहरे की जो भाव भंगिमा काम उत्तेजना ना होकर एक शांति का प्रतीक के रूप में ही अधिक दिखाई पड़ता है। केश विन्यास शैली लगभग एक समान दिखाई पड़ती है। नारी प्रतिमाओं में समानतः कुंचित केशों को जूड़ों के रूप में बांधा गया है। सामने की केश राशि को सहेजने के लिए एवं कहीं कहीं पर जूड़ों को लपेटने के लिए मणि मुक्ता की लड़ियों का भी प्रयोग हुआ है। प्रकार इन्होंने क्षेत्रीय प्रभाव कभी बताया। इसके बाद हमने जैसे बताया कि इन्होंने भौरम देव मंदिर की जो प्रांगण में रखी समस्त तत्कालीन मूर्तियों की इन्होंने एक सूची बनाई है, वो है। उसके बाद मंडवा महल का भी इन्होंने चित्रण किया है, उनके निर्माण काल के बारे में रामचंद्र देव का, और पूरी वंशावली का बताया है कौन कौन हुए हैं, और फिर गर्भगृह, द्वार चौखट, उसके बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद छेरकी महल का भी संक्षिप्त में चित्रण किया गया है। और परिशिष्ट 3 में एक महत्वपूर्ण बात है प्राचीन गढ़ी एवं मंदिरों के ध्वंसार। देखिए हमको भौरम देव में मुख्य मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल के अलावा हम यदि क्या कहना चाहिए उसको, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएं तो भौरम देव के शासकों के संभवतः राज परिवार का रहवास का एक क्षेत्र मिलता है, जिसको रानीगढ़ी का क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे अभी भी आप जाएं तो वो 10-15 एकड़ के लगभग का है, टीला सा है, जिसके चारों तरफ दीवार के अवशेष, बहुत मोटे मोटे दीवार के अवशेष अभी भी हैं। ईंट प्रस्तर बहुत बिखरे हैं, और पास ही एक बावड़ी, गहरी बावड़ी है जिसको कुदई धोना तालाब कहते हैं। संभवतः वह
राज परिवार के जल की व्यवस्था या स्नान आदि के लिए वो प्रयोग होता था। अब वहाँ बहुत जंगल उगाया है, तो यदि वहाँ की उत्खनन किया जाए तो काफ़ी अवशेष मिल सकते हैं। उनके बारे में भी, चूँकि ये 84 की लिखी पुस्तक है, तो उस समय वो अवशेष और अधिक उभरे रहे होंगे। इसको मैं पढ़ देना उचित समझता हूँ। भोरमदेव मंदिर के आधा किलोमीटर की पश्चिम से लेकर चौरा ग्राम के 1 किलोमीटर पश्चिम के बीच के क्षेत्र में एक प्राचीन बस्ती के अवशेष विद्यमान है। खेतों में यदा कदा ताम्र मुद्राएं भी सर्वेक्षण में प्राप्त होती हैं। सन 1974 में इस क्षेत्र में प्राप्त 3 गोल ताम्र मुद्राएं संचनालय में मेरे द्वारा जमा की गई थी। देखिए 74 में 3 ताम्र मुद्रा थी, उसमें क्या लिखा था या कोई अभिलेख या क्या चिन्ह के बारे में नहीं बताया। 2-2.5 किलोमीटर लंबाई एवं 1.5 किलोमीटर चौड़ाई वाली क्षेत्र में प्राचीन काल में नगर बसा हुआ था, जिसके ध्वंसावशेष आज भी अपने गौरवपूर्ण अतीत की स्मृति ताजी कराते हैं। इस स्थान की पहचान नागवंशी शासकों की राजधानी के रूप में की जा सकती है। यहाँ पर गढ़ी, तालाब एवं मंदिरों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। भोरमदेव मंदिर के प्रांगण में संग्रहित कलाकृतियाँ अधिकांश इसी क्षेत्र की हैं। देखिए आसपास बहुत पहले, यदि हम 60-50 साल पहले, तो बिखरी रही होंगी, बाद में मंदिर प्रांगण में उनको लाया गया रहा होगा। भोरमदेव मंदिर के दक्षिण में आधा किलोमीटर आगे बढ़ने पर एक गढ़ी किला के परकोटा के प्रस्तर निर्मित दीवार के अवशेष विद्यमान है। ये आज भी है। इसकी दीवार अनगढ़े प्रस्तरों के चूने की जुड़ाई द्वारा निर्मित की गई है। दीवार पश्चिम की ओर, ये ऊंचाई को थोड़ा गलत लिख दिया है, 5 मीटर को 5 किलोमीटर लिखा है। 5 मीटर 55 सेंटीमीटर अधिक ऊंची है। यह चौकोर गढ़ी 15 एकड़ के भूखंड में तालाब के किनारे एक महल के अवशेष है, जिसे रानी महल कहा जाता है। इसका दरवाजा उत्तर की तरफ है। अभी तो अवशेष नहीं दिखते, लेकिन सीताराम शर्मा जी ने लिखा है। नाले की दाहिनी ओर एक शिव मंदिर के अवशेष फैली हुए हैं। यहाँ चबूतरे पर एक जलधरी पड़ी हुई है। कुछ दूरी पर सकरी नदी के बाईं तरफ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा तालाब, नहरधोना तालाब। देखिए कोदई दरगाह तालाब वहाँ एक और, जिसके बारे में मुझे स्वयं जानकारी नहीं हो पाई थी, अभी तक पता करूँगा मैं। एक दूसरा तालाब नहरधोना तालाब है, जिसके किनारे पर एक ईंट निर्मित शिव मंदिर के भग्नावशेष बिखरे हुए हैं, जो संभवतः शिव को समर्पित था। इसमें पुरुष प्रतिमा और एक सिर विहीन पुरुष का मध्य भाग पड़ा हुआ है। आज तो वो संभवतः नहीं है, अब वहाँ सब प्रांगण में ला दिया गया था। इस स्थान से उनसे ले जाई गई कलाकृतियों उमा महेश्वर एवं सती स्तंभ आदि भोरमदेव मंदिर की परिसीमा में रखे हुए हैं। जैसे हम लोग कह रहे थे, आगे लिख भी दिया इन्होंने। इस मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त ईंटें समान रूप से 30 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी, 8 सेंटीमीटर मोटी है। ऐसा प्रतीत होता है। एक अलग बात जो कह रहे हैं डॉक्टर चंद्रौल, जो मैंने अन्य कहीं नहीं पढ़ी है, तो ये थोड़ी सी चौंकाने वाली भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के तुगलक सुल्तानों के समय में हुए आक्रमणों से यह नगर विनिष्ट हो गया होगा। आक्रमणकारियों द्वारा नगर उजाड़ दिया गया होगा और उसके द्वारा यह मंदिरों एवं मूर्तियों को तुगलक सुल्तानों की आक्रमण की संभावना बताते हैं चंद्रौल जी, लेकिन डॉक्टर सीताराम शर्मा ने जिक्र नहीं किया है। और अन्य किसी भी छत्तीसगढ़ के इतिहास के लेखकों में भोरमदेव में मैंने तुगलक सुल्तान के आक्रमण के समय की बात नहीं की है किसी ने। और मुझे लगता है कि इसमें और परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि तुगलक के काल तक और उससे मुझे लगता है कुछ बात तक भी भोरमदेव मंदिर, जैसे संवत 1608 जो है 1551 ईस्वी में जो एक आक्रमण का पता चलता है, तो वो सब 1551 यानी मुगल पीरियड तक यदि रहा है भोरमदेव, तो ये संभावना जो चंद्रौल जी ने की है उसकी पड़ताल की आवश्यकता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद इन्होंने भोरमदेव मंदिर की कई तस्वीरें प्रस्तुत की हैं, जो ब्लैक एंड वाइट में उस समय के हिसाब से रहे हैं। और मंदिर योजना के चित्र भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो सामान्यतः इतिहास की किताबों में रहता ही है। इनके ही किताब में हमको कम से कम मड़वा महल की जो पुनर्निर्माण के पूर्व की जो पुरानी तस्वीर है, और कुछ हद तक शेरकी महल की भी पुरानी तस्वीर देखने को मिल जाती है।
इस प्रकार मंदिर योजना के जो बेस चित्र आदि का इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस तरह से डॉक्टर चंद्रौल की यह पुस्तक ऐतिहासिक महत्व तो है ही है, और अपने समय तक के शोध को इन्होंने पर्याप्त जगह दी है पुस्तक में। और ये पुस्तक इतिहास में रुचि रखने वालों, बहुरमदेह में रुचि रखने वालों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में रुचि रखने वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का पुरातत्व विभाग को ऐसी किताबों का पुनर्प्रकाशन जरूर करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलता रहे। तो मैं समझता हूँ इस किताब के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद।